हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी बुक है क्लास 12 ज्योग्राफी की। कौन सी बुक? इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और जितने वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे सारे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये बात वैसे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत पहले से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े तो आप जानते हैं, लेकिन अगर कोई भी नया बच्चा देख रहा है तो उसे ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका सारा कॉन्टेंट यहाँ पे मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये वाला जो चैप्टर है इस चैप्टर को आपने बहुत बार पढ़ा है, क्लास 8th में, क्लास 10th में और अब आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं ना। क्लास 12th में बहुत सारे चैप्टर ऐसे जो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे हमने पॉल्यूशंस वाला देखा था, चाहे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन पढ़ा था, फिर ये वाला चैप्टर देख लो। तो बहुत सारे चैप्टर क्लास 12 ज्योग्राफी के ऐसे आपको नहीं लगते कि आपने क्लास 10th में पढ़े हैं ना। सो एक तरीके से आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारा चीजें आपने अब तक जितना भी पढ़ा है एक पूरा रिविजन है। लेकिन जो आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो यहां पे जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है इसको हम किससे डील करेंगे? इसको हम डील करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। मिनरल्स क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर लाइक कोल से एनर्जी मिलती है, फिर आजकल तो नए नए कुछ कोल तो ऐसा हो गया कि कन्वेंशनल बहुत पुराना है, ठीक है, फिर नए नए जैसे न्यूक्लियर पावर आ गया। तो बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है इंडिया में, कहाँ पे कौन सा मिनरल है, कहाँ पे कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कोल कहाँ पे हैं, ऑयल फील्ड्स कहाँ पे हैं। ये तमाम चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर है ये टोटली इंडिया के इर्द गिर्द घूमेगा। हम यहाँ पे वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया के बात करेंगे, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे और इंडिया के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है उसे करेंगे। साथ ही साथ इसका एक मैप वर्क भी रहेगा, उसका आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें मैप वर्क की प्रैक्टिस बहुत सारी कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको इस चैप्टर में भी समझाते चलूंगा कि कहाँ कौन सी ऑयल फील्ड है, कहाँ कौन सा मिनरल्स है। तो मैप वाला हम पार्ट साथ साथ में भी करेंगे और एक सेपरेटली भी आपको एक पूरा वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ पे हम पूरा माहौल बनाएंगे, हम पूरे चैप्टर के थीम को समझेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हम फुल ऑन जोश के साथ में चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हम थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। इंडिया इज एंडोड विद अ रिच वेराइटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू इट्स वेरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। द वास्ट एलुवियल प्लेन tract of North India is devoid of mineral of economic use. The mineral resources provide country with a necessary base for industrial development. इंडिया में देखा जाए तो एक बहुत वास्ट रिच ऑफ मिनरल्स है, वास्ट वेराइटी ऑफ मिनरल्स हैं। सो इंडिया में हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, मिनरल्स हमें बहुत सारे हैं, हमारी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। तो मिनरल से हम वेल्थ को जोड़ सकते हैं, बहुत सारे मिनरल है तो मिनरल अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज के बेस के लिए काम करती है, ठीक है। सीमेंट, आयरन, ठीक है, कोल ले लो आप और पेट्रोलियम ले लो, तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल बेस का काम करती है और ये सारे मिनरल्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो मिनरल को आप वेल्थ से जोड़ सकते हो कि जहां मिनरल्स हैं उस कंट्री में वेल्थ है, उस कंट्री को प्रॉस्परस होगी ही अगर उन मिनरल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए तो। क्लियर? ये चीज आपको यहां पे समझ में आई। अब देखो जो है सेकंड पॉइंट है वो बोल रहा है द वास्ट एलुवियल प्लेन ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज डिवॉइड ऑफ मिनरल ऑफ इकोनॉमिक यूज। अब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अब बहुत बड़ी कंट्री है तो इन द सेंस अगर हम यहां पे देखें तो पूरी कंट्री में हमें एक जैसे मिनरल्स देखने को नहीं मिलते हैं ना। तो ये बताया गया है कि ये जो नॉर्दर्न इंडिया वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें मिनरल्स उतने रिच देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्स, ये सारी चीजें ज्यादा हैं। मिनरल्स हमें कहाँ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? मिनरल्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो सदर्न इंडिया में हमें मिनरल्स थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपेरेबल नॉर्थ इंडिया। अगर हम नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करें तो ये जो सदर्न वाला पार्ट है ये वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे
गुजरात से लेके यहाँ से अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे हमें मिनरल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है वहां पे हमें क्या है, वहां हमें सेडिमेंट्स देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक, क्लियर हुआ? ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई है। Now, on the basis of chemical and physical property, minerals may be grouped under two main categories of metallics and non-metallics, which may be further classified as follows. अब देखो minerals का classification होता है, आपने ये classification पहले भी पढ़ा है। अब हम minerals को उनके chemical के basis पे, उनके physical property के basis पे, ठीक है, physical property कुछ mineral कुछ हम छूने में हमको लगता है कि हाँ, मतलब छूने में हमको लगता है ना कि हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो physical property कैसा है, चुभने वाला है, नुकीला है, कैसा है, सॉफ्ट है, जब हम हाथ में लेते तो फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम देख सकते हैं कि कुछ कोई सा मिनरल चमक रहा है, कोई सा बहुत धुंधला सा दिख रहा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिनरल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जो मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो मेटालिक और नॉन मेटालिक में हुआ है। ठीक है, अब मेटालिक को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं और नॉन मेटालिक को भी हम इन दो में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहले हम लोग मेटालिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, पहले हम इन्हें समझते हैं। मिनरल्स में हम लोग आए मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, मेटालिक मिनरल्स को आप कैसे समझेंगे, मेटालिक मिनरल्स को ये थोड़े से हार्ड होते हैं। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करने की बारी आए मेटालिक और नॉन मेटालिक में, तो आप ये समझो कि मेटल क्या होता है, मेटल हार्ड होता है। ठीक है, तो आप नाम से ऐसा समझ लो। ठीक है, आप इस शब्द को ले लो मेटालिक। सो मेटालिक मींस हार्ड, ये मिनरल्स थोड़े से हार्ड होते हैं, इतनी आसानी से टूटते नहीं है। और जो नॉन मेटालिक है ये इतने हार्ड मिनरल्स नहीं होते हैं, ये इतने हार्ड मिनरल्स नहीं होते हैं। ये वाले जो मिनरल्स हैं ये हार्ड होते हैं, मतलब मेटल आप समझो ना, मेटल अच्छा भारी होता है, मेटल अच्छा हार्ड होता है। ठीक, सो मेटालिक मिनरल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फेरस एंड नॉन फेरस। अब देखो, फेरस मिनरल वो होंगे जिसमें आयरन कंटेंट होगा, जिसमें आयरन होगा वो फेरस, और जिसमें आयरन नहीं होगा वो होगा नॉन फेरस। फेरस में जैसे हम लोग ले सकते हैं मैंगनीज वगैरह, ठीक है, या नॉन फेरस में हम लोग ले सकते हैं कॉपर, बॉक्साइड, ये सारे हो गए नॉन फेरस मिनरल। तो जहां आयरन कंटेंट ज्यादा होगा वो क्या है, वो है फेरस, और जहां आयरन कंटेंट नहीं होगा वो हो गया नॉन फेरस। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं कंपेरेबल टू मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, इसको हम लोग फ्यूल मिनरल्स और अदर मिनरल्स में कैटेगराइज करेंगे। फ्यूल मिनरल्स मतलब कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी क्या हो गई, ये सारी हो गई फ्यूल मिनरल्स। इन सबको हमने क्लासिफाई कर दिया फ्यूल मिनरल्स में। और अदर नॉन मिनरल्स में हम किसे, मीका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, इन सबको हम लोग ये अदर नॉन मिनरल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखो क्या होगा, कमिंग वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि माइका ये कहाँ है, लाइमस्टोन कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग इन कमिंग वीडियोस, इस चैप्टर के हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम एक एक इन मिनरल्स को देखेंगे, इन मिनरल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या इनको डिस्टिंग्विश करता है दूसरे मिनरल से, इनका इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, लाइक लाइमस्टोन कहाँ पे पाया जाता है। तो ये हम कमिंग वीडियोस में जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इनके क्लासिफिकेशन को और अच्छे से समझते जाएंगे। क्लियर है, ये वाला टेबल, ये वाला बॉक्स आपको यहां पे हो गया है क्लियर, ये वाली चीज आपको यहां पे एकदम क्लियर है। नाउ as it is clear from the table, metallic minerals are the source of metals। ठीक है, जो metallic minerals होते हैं they are the source of metals, hard होते हैं metal। ठीक है, metal content, iron ore, copper, gold प्रोड्यूस मेटल एंड आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। जो आयरन ओर है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सारे क्या हैं, ये सारे मेटालिक मिनरल्स में हैं। आयरन ओर, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, ये सारा मेटालिक मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। Metallic minerals are further classified into ferrous and non-ferrous metallic minerals. All those minerals which have iron content are ferrous, such as iron ore itself, and those which do not have iron content are non-ferrous, such as copper, bauxite, etc. वही वाली बात है कि ferrous mineral कौन से हैं, जिसमें कि iron content है, जिसमें कि आयरन कंटेंट है वो हो गया फेरस मिनरल्स, और जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है वो हो गया नॉन फेरस मिनरल। ये इन दोनों का क्लासिफिकेशन है। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है,
नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर ईदर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज फॉसिल फ्यूल्स नोन एज मिनरल फ्यूल्स विच आर डिप्राइव्ड ऑफ बरीड एनिमल्स, प्लांट लाइफ सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। अब जो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, कुछ तो ये ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। अब ऑर्गेनिक कैसे कि कुछ पेड़ के टूटने से, ठीक है, पेड़ के टूटते गिरने से हम बोलते हैं ना कि सब सारी चीजें मिट्टी में मिल जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है, पेड़ गिर गया, फिर वो अल्टीमेटली सॉइल में ही वो कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है, तो वो क्या हो गया, वो ऑर्गेनिक हो गया। वो सारी चीजें क्या हो गई, वो ऑर्गेनिक हो गई। जैसे बरीड एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स, ये सब क्या है, ये वही है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, वो वाली बात है, ठीक है। सो जो चीजें एकदम ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है कि यहाँ पे पेड़ गिरा करा, वो कन्वर्ट हो गया, सो दैट आर ऑर्गेनिक इन नेचर। जो यहाँ पे बात की गई है ना, नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर ईदर organic in origin such as fossil fuels known as mineral fuels which are derived from buried animals, plant life such as coal and petroleum. Other type of non-metallic minerals are inorganic in origin such as mica, limestone and graphite. और कुछ inorganic होते हैं जो कि natural process से नहीं बने होते हैं, वो mica, limestone and graphite है, जिनको कि हम इन चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इनको डील करेंगे। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब देखो यहाँ पे मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनरल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इन्हें देखना है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर्स में पूछ लिया जा सकता है कि मिनरल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस। ये क्या है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस है। इसका मतलब ये है कि वही हम लोग वापस हमारे मैप पे चलते हैं, ठीक है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे मिनरल्स हैं, यहाँ पे मिनरल्स हैं, लेकिन यहाँ ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मिनरल्स नहीं है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मिनरल्स नहीं है, तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कहीं पे मिनरल्स हैं, कहीं पे मिनरल्स नहीं है। दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है, ठीक। There is an inverse relationship in quality and quantity of minerals. That is, good quality minerals are less in quantity as compared to low quality minerals. ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोल रहा है, एक बार आप इस पॉइंट को फिर से रीड कीजिए। There is inverse relationship in quality and quantity of minerals. That is, good quality minerals are less in quantity as compared to low quality minerals. यहाँ पे ये बताया गया है कि मिनरल्स जितनी अच्छी क्वालिटी का है उतना ही कम है, और जो मिनरल्स जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कहते हैं ना कि जो बहुत अच्छी चीज होती है, लाइक हीरा बहुत कम है, वही वाली बात है, ठीक है, जो बहुत अच्छी चीज है उसकी क्वांटिटी कम है, और जो इतना अच्छा नहीं है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो वही वाली बात है कि जिसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो मिनरल्स भी कम है। ठीक, समझ में आया, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। द थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल ओवर द टाइम। यहाँ पे ये कि सारे मिनरल्स एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो हमें इन्हें कुछ इस तरीके से यूज करना है कि आगे आने वाली जनरेशन्स तक ये मिनरल्स तक रहें और उनके डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में ये मिनरल्स काम में आए। ठीक है, तो सारे मिनरल्स ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। These take long to develop geologically and they cannot be replenished immediately at the time of need. ठीक है, ऐसा नहीं है, ये क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम में वो डेवलप होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम उन्हें एकदम तुरंत निकाल सकते, एकदम तुरंत हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते, एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने नीड के समय, ऐसा नहीं होता। इन्हें बनने में, इन्हें एक्सट्रैक्ट करने में बहुत समय लगता है। Then, thus they have to be conserved and not misused as they do not have a second crop. ये कोई दूसरी क्रॉप की तरह नहीं है कि आज एक फसल हम क्या करते हैं कि खेत में एक फसल लगा दी, उसको काट के फिर हमने दूसरी फसल लगा दी। ठीक है, हम फसल चेंज करते कि नहीं करते, एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा होगा ना कि अभी गेहूं लगाए हैं, फिर दूसरी सोयाबीन, फिर गेहूं, अलग अलग फसल। मिनरल्स कोई सेकेंड क्रॉप नहीं है, मिनरल्स हैं तो है, नहीं है खत्म हो गए तो फिर खत्म हो गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें कंजर्व करके रखना है ताकि आने वाली जनरेशन इन्हें बहुत अच्छे से यूज कर सके। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। तो मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। कभी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इन्हें बहुत अच्छे से वहां लिख सकते हैं। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ध्यान से समझना, सारी चीजें बहुत अच्छे से देखना, और अगर प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसे भी देख लेना, उसको भी बहुत अच्छे से समझ लेना। Most of the metallic minerals in India occur in the peninsular plateau region in the old crystalline rocks. Over 97% of coal reserve occur in the valleys of Damodar, Son, Mahanadi and Godavari. अब यहाँ पे क्या बताया गया कि 97% ऑफ द कोल कहाँ पे है? कोल जो हमें मैप में मार्क करना है वो दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। तो यहाँ पे है दामोदर, ठीक है। ये वाला जो है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, थोड़ा थोड़ा छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके कोल रिजर्व पाए जाते हैं। 97% जो आपके कोल रिजर्व है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से रिवर की बेसिन्स बताए गए हैं? यहाँ पे बताए गए हैं दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी। जो छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है उसके रीजन्स है ये, यहाँ पे ये जो रिवर बेसिन है, जैसे यहाँ पे ये महानदी है, ठीक है, यहाँ पे ये जो रिवर्स है, यहाँ पे ये गोदावरी का बेसिन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें 97% कोल रिजर्व, इस देश के 97% ऑफ कोल रिजर्व इस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ध्यान रखते चलना, कभी भी कुछ भी कोल रिजर्व का है तो आपको ध्यान रखना है कोल रिजर्व कहां मिलेंगे, कोल रिजर्व इस एरिया में मिलेंगे। तो आपको एज ए विजुअलाइज करते चलना है ताकि पेपर में सवाल आए तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग चला सके। अगर मान लो कोई ऐसी जगह आ गई जो आपने कभी नाम नहीं सुना और कोल रिजर्व से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस एरिया में कहीं मार्क करना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? देन नेक्स्ट क्या बताया गया है? पेट्रोलियम रिजर्व आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ आसाम, गुजरात, मुंबई, दैट इज ऑफशोर रीजन इन द अरेबियन सी, ठीक है। अब आसाम में क्या है? आसाम में, गुजरात में हमें देखने को मिलता है पेट्रोलियम रिजर्व। आसाम में क्या है? सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है, और वो कौन सी ऑयल फील्ड है आसाम में सबसे पुरानी, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। उस ऑयल फील्ड का आपको नाम देखना है। ये क्या है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। आसाम में सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। और कहाँ मिलता है हमें? और हम यहाँ पे देखते हैं पेट्रोलियम रिजर्व हमें यहाँ गुजरात में देखने को मिलता है, और यहाँ मुंबई के पास में ऑफशोर, ऑफशोर मतलब समुद्र के अंदर, ठीक है। तो मुंबई के पास में अरेबियन सी में ऑफशोर रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिलता है। ऑफशोर इन द सेंस समुद्र के अंदर से, ठीक है। समुद्र के अंदर हमारे जो पेट्रोलियम रिजर्व है तो वो हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन नेक्स्ट, new reserve have been located in the Krishna, Godavari and Kaveri basin. Most of the major mineral resources occur due to east line of linking between Mangalore and Kanpur. New reserve have been located in Krishna, Godavari and Kaveri basin. Most of the major mineral resources occur on the east line linking Mangalore and Kanpur. यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम कानपुर, कानपुर कहाँ पे? यहाँ पे कानपुर है। कानपुर से अगर हम मैंगलोर तक आए, ठीक है, कानपुर से अगर हम ऐसे मैंगलोर तक आए तो इसका ईस्ट क्या हुआ? ईस्ट ये हुआ ना कि ईस्ट ये होगा, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कानपुर से अगर हम लोग मैंगलोर तक आए तो इसके ईस्ट वाले साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें मेजर मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें मेजर मिनरल रिसोर्सेज हमारे देश के देखने को मिलते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं वो हमें नॉर्थ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ सेडिमेंट ज्यादा है, ठीक है। और जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज, वो हमें नीचे वाली साइड में या ईस्ट वाली साइड में देखने को ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो मेजर मिनरल रिसोर्सेज, जितने भी रिच मिनरल रिसोर्सेज है वो हमें इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपेरेबल टू दिस एरिया। क्लियर? समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको क्लियर हुई है? Then minerals are generally concentrated in 3 belts in India. There may be some sporadic occurrence here and there in some isolated pockets. यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अगर हम 3 बेल्ट में देखें, अगर हम मिनरल्स को क्लासिफाई करें तो 3 बेल्ट में हमें क्या है? 3 बेल्ट में हमें मेजर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। मेजर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। और कहीं कहीं पे क्या है? कहीं कहीं पे हमें टुकड़े में कुछ कुछ मिनरल्स मिल सकते हैं जिनको कि यहाँ पे स्पोरेडिक के नाम से बताया गया है। इसका मतलब ये कि इन 3 बेल्ट के अलावा कहीं कहीं हमें कुछ टुकड़े टुकड़े में गिने चुने कुछ मिनरल मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम मेजर मिनरल्स की बात करें तो 3 रीजन्स में हमें मेजर
मेजर मिनरल्स देखने को मिलते हैं 3 बेल्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से बेल्ट है? द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन और द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, इनको ड्रॉ कर लेते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। ठीक, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, साउथ में चले गए हम, साउथ में एंड वेस्ट में, तो वेस्ट ये वाला साइड हुआ, तो साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन में यहां हमें अच्छे खासे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक रीजन ये हो गया है। देन नेक्स्ट, एक रीजन तो ये हुआ, दूसरा क्या बताया गया यहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ और ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में यहां तो हमारे बहुत सारे पहाड़ वगैरह, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कहा गया है, प्लेट्यू रीजन। तो यहां अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह के साइड जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न, ये जो प्लेट्यू रीजन है, यहां पे हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट किसका बताया गया है? नेक्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, तो यहां पे हम नॉर्थ में चले जाते हैं और वेस्ट में, तो यहां जो ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो 3 बेल्ट है, इन 3 बेल्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इन 3 बेल्ट में हमें मेजर मिनरल्स यहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हमें इन 3 जगह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बाकी के जो मिनरल्स हैं वो कुछ ऐसे टुकड़े टुकड़े में, कुछ हिमालयाज के आसपास मिलते हैं, तो बाकी के मिनरल्स कुछ ऐसे टुकड़े टुकड़े में हमको मिलते हैं, लेकिन इन 3 बेल्ट्स में हमें मेजर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ये वाली चीज समझ में आई, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके हम इन रीजन्स को समझते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। सो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, दिस बेल्ट कवर छोटा नागपुर, दैट इज झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो वही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यही वाला, ये छोटा नागपुर वाला, यहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, दिस बेल्ट एक्सटेंड ओवर कर्नाटका, गोवा, कंटिजियस तमिलनाडु एंड अपलैंड्स ऑफ केरला। सो ये वाला बेल्ट कहां पे है? यहां पे इन्होंने बताया गया कर्नाटका, गोवा और यहां पे कुछ तमिलनाडु और केरला का हिस्सा। तो दूसरा बेल्ट हमारा ये रहा, दूसरा बेल्ट हमारा मिनरल्स का ये रहा। अब इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे तो हमने देखा 97% क्या है, यहाँ पे 97% कोल रिजर्व्स है। यहाँ पे हमें 97% आर ऑफ कोल रिजर्व, 97% कोल रिजर्व हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इस वाले एरिया में, इस वाले बेल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, कौन से मिनरल्स मिलते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को समझते। दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट। यहाँ पे फेरस मेटल्स जो रहते हैं जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है, और बॉक्साइट वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। इट ऑल्सो कंटेन हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। These belt lack in coal deposit except Neyveli lignite। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस बेल्ट में हमें आयरन ओर, मैंगनीज, लाइमस्टोन्स ये ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, आयरन ओर, मैंगनीज, लाइमस्टोन, बॉक्साइट ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कोल रिजर्व देखने को नहीं मिलता है। कोल रिजर्व यहाँ पे बस एक तमिलनाडु में एक जगह है, क्या है, नेवेली नाम से एक जगह है तमिलनाडु में, बस वहां हमें कोल रिजर्व देखने को मिलता है। तो ये जो जगह है इसको आपको मैप में मार्क करना है कि ये वाली जो जगह है तमिलनाडु की एक जगह है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह कोल मिलता है, बाकी कोल कहाँ पे मिल रहे हैं, बाकी सारे कोल इस रीजन में मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये रेयर जगह है जहां पे तमिलनाडु में कोल मिल रहा है, तो इस जगह को आपको लोकेट करना है, इस जगह को आपको लोकेट करते आना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ? Then this belt do not have diversified mineral deposit as in northeastern belt. Kerala has deposit of thorium bauxite clay. गोवा हैज आयरन ओर डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड मिनरल नहीं है जैसा कि हम नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में देखते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की मिनरल्स है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड मिनरल नहीं है कंपेरेबल टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जैसे गोवा में हमें क्या देखने को मिलेगा, गोवा में सिर्फ हमें आयरन ओर देखने को मिलेगा, एक जगह हमें सिर्फ लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, केरला में हमें बॉक्साइट वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिनरल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कंपेरेबल टू इस वाले एरिया में।
क्लियर, समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। This belt extend along Aravali in Rajasthan and parts of Gujarat, and minerals are associated with Dharwad system of rock, copper, zinc have major mineral। अब ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है कहाँ पे, ये गुजरात और थोड़ा सा राजस्थान की अरावली हिल्स जो है, अरावली रेंज, ये रहा हमारा बेल्ट। ठीक है, इस बेल्ट में हमें और मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये हमारे 3 बेल्ट यहाँ पे रहे। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल। राजस्थान में सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, ये देखने को मिलता है। जिप्सम एंड फुलर्स अर्थ डिपॉजिट आर ऑल्सो एक्सटेंसिव। गुजरात इज नोन फॉर इट्स पेट्रोलियम डिपॉजिट। ठीक है, एंड यू मे बी नोइंग दैट गुजरात एंड राजस्थान हैव रिच सोर्सेज ऑफ सॉल्ट। गुजरात में हमें पेट्रोलियम रिसोर्सेज देखने को मिलता है और सॉल्ट क्यों, यहाँ पे समुद्र है तो ये यहाँ पे सॉल्ट भी एक तरीके का मिनरल्स ही है, तो इसलिए सॉल्ट यहाँ पे। और राजस्थान में कैसे सॉल्ट, राजस्थान में आपको पता है यहाँ पे क्या है, सांबर लेक है। सांबर लेक है ना, तो वहां से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। आपको पता है कि वहां पे बहुत सॉल्टी लेक है। तो राजस्थान और गुजरात सॉल्ट के मामले में भी बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस है। तो ये 3 रीजन रहे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 रीजन है, अगर हम वापस जाएं तो ये 3 रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 रीजन है, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक है, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न, ये 3 रीजन जहां पे हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो मैंने बताया था ना कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं कि जो कि स्प्रेड है, मतलब इतने ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ कुछ जगह पे और मिनरल्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 प्लेसेस, इन 3 जगह को छोड़ के, इन 3 बेल्ट को छोड़ के अगर हम देखेंगे तो कुछ और भी हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अब हमें उन्हें देखना है कि वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। द हिमालयन बेल्ट इज अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, जिंक, लेड, कोबाल्ट, ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो हिमालयन बेल्ट है, यहाँ पे हमें और मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये जो पूरा हिमालयन बेल्ट है, यहाँ पे भी हमें और मिनरल्स देखने को मिलते हैं। दे अकर ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड भी हमें देखने को मिल रहा है और ईस्टर्न साइड भी हिमालयन बेल्ट में हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं। Assam Valley has oil deposit beside oil resources are also found in offshore areas near Mumbai coast, जिसे कि हम मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। आसाम में क्या है, ऑयल डिपॉजिट्स है और आसाम में सबसे पुराना ऑयल वाली वो है मिनरल्स की। ठीक है, तो आपको वो बताना है। और हमें ऑयल कहाँ पे मिलता है, ऑयल हमें यहाँ पे जो अरेबियन सी में, ये जो मुंबई के पास जो इसका ऑफशोर रीजन है, यहाँ पे भी हमें पेट्रोलियम मिलता है। यहाँ पे भी जो ऑफशोर समुद्र के अंदर, यहाँ पे हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। सो ये था पूरा मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई थिंक ये आपको तीनों बेल्ट ध्यान रह गए होंगे। आपको इन तीनों बेल्ट को ध्यान करना है। विजुअलाइजेशन आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है कि कहाँ क्या मिल सकता है। यहाँ पे कोल मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे सॉल्ट, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें मिलेगी। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि कभी भी मार्क करने का है तो आप बहुत अच्छे से मार्क कर पाए। ठीक, क्लियर हुआ। देखेंगे फेरस मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, देखेंगे कि इंडिया में फेरस मिनरल्स कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जहां पे आयरन ओर का कंटेंट ज्यादा होता है, जहां पे आयरन ओर होता है। हम लोग मिनरल्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, मिनरल्स को कैटेगराइज करते हैं, छोटा सा एक ब्रीफ में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मिनरल्स को मैं मेटालिक में और किसमें डिवाइड कर दूंगा, नॉन मेटालिक में। मिनरल्स को मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, और मेटालिक मिनरल्स को मैं और किसमें करूंगा, फेरस एंड नॉन फेरस, फेरस एंड नॉन फेरस में इनको ऐसे डिवाइड कर दूंगा। फेरस कौन से होते हैं, फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन ओर का कंटेंट होता है, जिसमें आयरन ओर का कंटेंट ज्यादा होता है, और इसमें आयरन का कंटेंट बहुत कम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फेरस मिनरल्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। इन फेरस मिनरल्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो फेरस मिनरल्स सच एज आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट एक्सेट्रा
provide a strong base for development of metallurgical industries. Our country is well placed in respect of ferrous minerals both in reserves and production. जो फेरस मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक एक उसी आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसी से आयरन एंड ओर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें इन मिनरल्स पे डिपेंडेंट होती है। लेकिन खुशी की बात ये है, मतलब एक अच्छी बात ये है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में फेरस मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, रिजर्व भी बहुत सही है और हमारे यहाँ जो इनका प्रोडक्शन है वो भी बहुत सही है। तो रिजर्व एंड प्रोडक्शन, इनकी इंडस्ट्रीज वगैरह ये भी अच्छी खासी और रिजर्व भी बहुत अच्छा खासा है और हम लोग इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो इंडिया, अगर आप फेरस मिनरल्स में कहो तो बहुत क्या बोलते हैं कि सोने पे सुहागा है, इंडिया में बहुत ज्यादा फेरस मिनरल्स है। क्लियर, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। अब फेरस मिनरल्स में हम सबसे पहले आयरन ओर की बात करेंगे, ठीक है। इंडिया इज एंडोर्ड विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इट हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अगर आयरन ओर का रिजर्व कहीं पे है तो वो इंडिया में है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर का कहीं पे रिजर्व्स है तो वो कहां पे, वो इंडिया में है। The two main types of ore found in our country are hematite and magnetite. ठीक है, अलग अलग तरीके के, जैसे अलग अलग तरीके के ओर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के आपने पढ़ा होगा क्लास 10 स्टैंडर्ड में भी। तो दो तरीके के हमको इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। एंड मैग्नेटाइट एक अच्छी क्वालिटी का होता है, दोनों अच्छी क्वालिटी के, मैग्नेटाइट और अच्छी क्वालिटी का है। सो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। इट हैज ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी। इंडिया का जो आयरन ओर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जैसे कि हमने देखा कि दो तरीके की आयरन ओर इंडिया में मिलते हैं, बहुत तरीके के होते हैं लेकिन ये दो तरीके के ज्यादा पाए जाते हैं और ये सुपीरियर क्वालिटी के हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, हम लोग इसे एक्सपोर्ट करते हैं, अल्टीमेटली इससे हमारी इकोनॉमी ही डेवलप होती है। द आयरन ओर माइंस occurs in close proximity to the coal field in northeastern plateau region of the country, which adds to their advantage. About 95% of total reserve of iron ore are located in the state of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka, Telangana, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आयरन ओर माइंस अधिकतर कहां देखी जाती है, जहां पे कोल रिजर्व ज्यादा है, जहां पे कोल रिजर्व ज्यादा है, जहां पे कोल माइंस ज्यादा है, वहां पे आयरन ओर्स माइंस है इंडिया में। अब कोल रिजर्व्स, कोल माइंस कहां पे हैं, अगर मैंने कल आपको ध्यान हो तो हमने जब मैप बनाया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, तो मैप में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट वाला नहीं, नॉर्थ ईस्ट का प्लेट्यू वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे अच्छी खासी कोल माइंस देखने को मिलती है। पूरे इंडिया की 97 या 95% हमें यहाँ पे कोल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं इंडिया के। तो यहीं पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज्यादा है। इसी एरिया में आयरन ओर का रिजर्व भी बहुत ज्यादा है, आयरन ओर का रिजर्व इस एरिया में बहुत ज्यादा है। ऑल्दो आयरन ओर का रिजर्व कर्नाटका वगैरह यहाँ पे भी है, लेकिन इस एरिया में भी ज्यादा है। क्लियर, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्या हुई, क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा मैप देखते हैं, मैप को समझते हैं कि क्या बताया कि 95% ऑफ द टोटल रिजर्व ऑफ आयरन ओर आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कुछ इस तरीके से ये कुछ कोल माइंस हमें यहाँ पे हमें आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें आयरन ओर देखने को मिलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, इस वाले एरिया में हमें आयरन ओर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मैप वर्क की आप लोग चिंता नहीं करेंगे, आपको मैप वर्क का एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरे मैप वर्क को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो मैप वर्क की आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे हम लोग अभी चैप्टर को समझते हैं, मैप वर्क एक सेपरेट वीडियो में समझा दिया जाएगा आपको। ठीक, एक ही वीडियो में पूरा मैप वर्क हो जाएगा, तो उससे अच्छी बात क्या है। इन ओडिशा आयरन ओर अकर्स इन द सीरीज ऑफ हिल रीजन्स in Sundargarh, Mayurbag and Jhar. Similar hill ranges Jharkhand has some of the oldest iron ore mines and most of the iron and steel plants are located around them. फिर यहाँ पे उड़ीसा में बताया कि देखो कहाँ पे, तो देखो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ नाम आपको याद क्यों रखने पड़ेंगे, ये आप इसको समझो। कभी भी अगर आयरन ओर के ऊपर क्वेश्चन आ गया,
या फेरस मिनरल्स पे आया तो आप उसमें अगर आयरन ओर का आप लोग एक्सप्लेनेशन दोगे तो पूरे नाम तो हम याद नहीं रख सकते, बिल्कुल पूरे नाम कोई भी याद नहीं रख सकता और नाम उतना याद रखना भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन 2-3 नाम आपको याद रखने हैं ताकि आप उसे आंसर्स में लिख पाए, ताकि आपको मार्क्स मिले, ताकि एग्जामिनर को लगे आपको कुछ पता है। मैप में लोकेट करने का तो आएगा तो वो हम कर ही लेंगे, लेकिन जब आंसर्स में लिखने की बारी आएगी तो आपको कुछ 2-3 नाम पता होना चाहिए कि आप वो 2-3 नाम वहां पे लिख सकें, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको चीजें पता है। ठीक है, झारखंड में और हम क्या देखते हैं, झारखंड में हम लोग देखते हैं कि जो ओल्डेस्ट आयरन ओर माइंस है वो झारखंड में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, झारखंड के हिल एरियाज में जो ओल्डेस्ट आयरन ओर माइंस है वो हमें वहां देखने को मिलती है, और इन्हीं आयरन ओर माइंस के पास में ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी है झारखंड में। ठीक, most of the important mines such as Noamundi and Goa are located in Pobri and पश्चिमी सिंगबंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये गोवा है, गोवा नहीं है। ठीक, सो आपको इनके नाम थोड़े से ध्यान रखना है। दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड टू दुर्ग, दंतेवाड़ा एंड डाली राजगारा इन दुर्ग आर द इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे हम देखें तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बहुत सारी जगह यहाँ पे बताई गई है कि कहाँ कहाँ पे आयरन ओर फील्ड से और आयरन ओर माइंस है। अगर आप वहां पे जाएंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई गई है कि कहाँ कहाँ पे, लाइक ओडिशा में यहाँ पे ये मयूर बाग यहाँ पे मार्क है। ठीक है, यहाँ पे ये गोवा है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि वो गोवा नहीं है, वो यहाँ पे ये रहा गोवा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें ऑलरेडी मार्क्ड है, तो आपको एक बार इस मैप को देखना है, फिर साथ में हम लोग मैप वर्क की प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करते जा रहा हूं। ठीक, सो यहाँ पे कुछ जगह का आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ जगह का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इन कर्नाटका आयरन ओर डिपॉजिट सच एज संदूर हॉस्पेट एरिया ऑफ बलारी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदन हिल्स and Kudremukh in Chamklur district and the parts of Shivmoga, चित्रदुर्गा एंड टुमकुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, टुमकुर जो है वो बैंगलोर के पास में, मतलब बैंगलोर से इतना भी पास नहीं है, लेकिन टुमकुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बैंगलोर से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंद्रपुर रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, करीमनगर वर्गनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, कुरनूल अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सलीम एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु आर आयरन माइनिंग रीजन्स। गोवा हैज आल्सो इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। गोवा में भी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है आयरन ओर के। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे ये तुमकुर रीजन है, और यहीं पे ज्यादा दूर नहीं, मतलब ऐसे तो दूर है लेकिन ज्यादा दूर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बेंगलुरु है। ठीक, सो यहाँ पे ये शिवमोगा, ठीक है, शिवमोगा, ये जो है मंगलुरु, यहाँ पे जो जगह है ये, यहाँ पे ये आयरन ओर फील्ड, यहाँ पे ये कर्नाटका की फील्ड है, और यहाँ पे ये गोवा वाले रीजन में, यहाँ पे ये गोवा वाले रीजन में हमें आयरन ओर माइंस और आयरन ओर इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर? ठीक है, ये चीज समझ में आई, समझ में आया कि फेरस इंडस्ट्रीज, ये फेरस ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फेरस मिनरल्स कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम थोड़ा सा मैंगनीज को समझते हैं। ठीक है, मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ferroalloys. Manganese deposits are found in almost all geological formation. However, it is mainly associated with धारवाड़ system. अब मैग्नीज देखो, मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए, फिर हम उसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कैसे यूज करेंगे, वहां पे मैग्नीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, मैग्नीज एक वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीज हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे पाया जाता है, लेकिन मैग्नीज को बेसिकली आपने अलग अलग रॉक के फॉर्मेशन के सिस्टम्स पढ़े होंगे ना, कि कुछ आपने पढ़ा होगा ना कि इस सिस्टम पे ऐसी रॉक थी, ये तो यहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात की गई है। ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगनीज। मैंगनीज में ओडिशा एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, आयरन ओर में भी ओडिशा एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, कोल में भी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ओडिशा का राम है, तो आपको ओडिशा को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये वाली लाइन जो है ये ओडिशा वाली, ये आप बिल्कुल पेपर में बेझिझक होके लिख सकते हैं। ठीक है, मेजर माइंस इन ओडिशा आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरन ओर बेल्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन बोनई, सुंदरगढ़, गंगापुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बेलांगीर। ठीक है, तो कालाहांडी एक इंपॉर्टेंट है, कालाहांडी आपने पहले भी पढ़ा होगा, कालाहांडी आपने पहले भी मार्क किया होगा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेसेस है। ठीक है, कर्नाटका इज अनदर मेजर प्रोड्यूसर एंड हियर द माइंस आर लोकेटेड इन धारवाड़, बलारी, बेलागावी। ठीक है,
देन शिवमोगा, चित्रदुर्गा एंड तुमकुर, यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हमें मैंगनीज देखने को मिलता है। सो यहाँ पे ये कुछ कर्नाटका और उड़ीसा का यहाँ पे जो था उसे हम देख लेंगे, उसे हम जब मैप वर्क में मार्क करेंगे तो हम इन सभी जगह को अच्छे से लोकेट कर लेंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, अब आप बोलोगे कि सर इतनी सारी जगह हम कैसे याद करेंगे, कुछ जगह आप लोग याद कर लो जो आपको पेपर में लिखना है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीबीएसई की कौन कौन सी जगह फेवरेट है, कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से मार्क कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी जगह तो एकदम इतना मार्क करना आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से हमें पता है कि सीबीएसई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, उनको हम इत्मीनान से अच्छे से मार्क कर लेंगे। तो आप इस चीज की चिंता ना करें, ठीक। Maharashtra is also an important producer of manganese, which is mined in Nagpur and Nagpur, Bandara and Ratnagiri district. The disadvantage of this mines is that they are located far from the steel plants. The manganese belt of Madhya Pradesh extend in a belt in Balaghat, Chhindwara, Nimad, Mandla and Jhabua district. तो ये मध्य प्रदेश के जो साउथ की डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप मध्य प्रदेश के मैप को साउथ में देखोगे तो बालाघाट, चिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला, झाबुआ, ये मध्य प्रदेश के साउथ की ये डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है। तेलंगाना, गोवा, झारखंड, यहाँ पे भी हमें मैंगनीज देखने को मिलता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो माइंस है, ये माइंस दूर है, किससे, स्टील प्लांट से दूर है, ठीक है। ये जो माइंस है मैंगनीज जो जहां पे हमें मिल रहा है वो स्टील प्लांट से बहुत दूर है। तो ये डिसएडवांटेज में कैसा है, इन्हें स्टील प्लांट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में रुपए लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वहीं से खोद के उनको वहीं पे रख लिया, उन्हें हमें एक जगह पहुंचाना तो पड़ेगा। सो दूर है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का एक क्या है, कॉस्ट जुड़ जाएगा वहां पे, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। So non-ferrous minerals. India is poorly endowed with non-ferrous metallic minerals except bauxite. अब यहाँ पे ये बताया गया कि नॉन फेरस जो मिनरल्स हैं वो इंडिया में बिल्कुल भी बहुत कम पाए जाते हैं। एक बॉक्साइड ही ऐसा है जो कि इंडिया में अच्छा खासा मिलता है, बाकी सारी चीजें नहीं मिलती है। क्लियर, इतना समझ में आया। फेरस मिनरल्स में हमने क्या देखा था कि फेरस मिनरल्स इंडिया में बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत सारे, एशिया में हमारे पास में सबसे ज्यादा है, उसमें हमारा नंबर लगता है, ठीक है, हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। लेकिन वही जब बारी आती नॉन फेरस मिनरल्स की तो इंडिया में नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट अच्छा खासा इंडिया में देखने को मिलता है, बाकी सारे मिनरल्स है लेकिन बहुत ऐसे कहते हैं ना टुकड़ों में, ना के बराबर है, ठीक है। सो बॉक्साइट इज एन ओर विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के उसमें बॉक्साइट की मदद लगती है, एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग में उसको एल्यूमिनियम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है, आप ये समझे इसको, ठीक है। बॉक्साइट इज फाउंड मेनली इन द टर्शियरी डिपॉजिट एंड इट इज एसोसिएटेड विद द लेट्रीन रॉक्स अकरिंग एक्सटेंसिवली ईदर ऑन द प्लेट्यू हिल्स और पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑल्सो इन द कोस्टल ट्रैक्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो यहाँ पे आपने अलग अलग तरीके के रॉक्स पढ़ा, तो ये जो बॉक्साइट है वो बेसिकली लेटरीन, यहाँ पे लेटराइट रॉक्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेटराइट रॉक्स में हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है, और कहाँ पे, बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया में, ये जो कोस्टल ट्रैक्स है वहां पे हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है। ओडिशा हैपन टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ओडिशा में, अगेन ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मिनरल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो मिनरल्स के मामले में चाहे फेरस हो चाहे नॉन फेरस हो, ओडिशा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, ठीक है। सो ओडिशा को आपको हमेशा ध्यान रखना है। कालाहांडी एंड सांबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। कालाहांडी एंड सांबलपुर जो ओडिशा में है वो वहां पे हम क्या है, एक लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट के मामले में। द अदर टू एरिया विच हैव बीन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन आर बोलंगीर एंड कोरापुट, ठीक है। ये दो एरिया में क्या है, दो एरिया में हमें अभी इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, जैसे ये कोरापुट ये आपको दिख गया, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। बॉक्साइट हमें कहीं कहीं पता है, अमरकंटक जो है ना, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश, अमरकंटक प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे वहां हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में ये जो कटनी है यहाँ हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है। क्लियर, समझ में आया, ये वाली चीज क्लियर हुई। मैप वर्क में मैं आपको सारी चीज मार्क करवा दूंगा, और जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां जहां आपको लगता है कि सीबीएसई हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे पॉइंट्स भी हम लोग अच्छे से लोकेट कर लेंगे। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर द मेजर प्रोड्यूसर। भावनगर, जामनगर इन गुजरात हैव द मेजर डिपॉजिट। Chhattisgarh have bauxite deposit in Amarkantak Plateau, while Katni, Jabalpur area and Balaghat in MP have important
हैव इंपॉर्टेंट डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट। वही मैंने अमरकंटक प्लेट्यू आपको बताया, कटनी, जबलपुर, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर इन महाराष्ट्र आर द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर। महाराष्ट्र की कुछ जगह, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा आर द माइनर प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट। ये माइनर प्रोड्यूसर्स है, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु। यहाँ पे हम फेरस मिनरल्स में देख रहे थे, यहाँ पे कर्नाटका में तुमकुर, शिवमोगा, यहाँ पे बहुत सारे में फेरस मिनरल्स मिल रहे थे। लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स की बात आती तब ये माइनर प्रोड्यूसर में आ जाता। तब क्या होता है, तब ये माइनर प्रोड्यूसर में आ जाते हैं। प्रीवियस वाले वीडियो देखते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, जो वीडियोज बन गए हैं उन वीडियोज को देखते आना, क्योंकि मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीजें कई बार बताई है जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। ये मैंने अमरकंटक, प्लेट्यू, कटनी, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब बारी आती कॉपर की। कॉपर के बारे में समझ लेते हैं, कॉपर कहाँ है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ जगह आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया कि कभी भी क्वेश्चन आएगा, अब जरूरी तो नहीं है, मतलब मैप वर्क तो हमारा 5 नंबर का आ गया, लेकिन उसके अलावा भी तो हमें क्वेश्चंस आएंगे ना। तो वो क्वेश्चंस में मान लो कि बॉक्साइट पे लिखने को आ गया, तो आपको 2-3 जगह पता होगी तो लिखोगे ना, नहीं तो लिखोगे क्या। तो आपको कुछ 2-3 जगह का नाम तो याद रखना पड़ेगा। सारी जगह का बिल्कुल याद मत रखो, लेकिन 2-3 जगह का नाम आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। Copper is an indispensable metal in the electric industry for making wire, electric motor, transformer and generator. It is also mixed with gold to strengthen the jewelry. ठीक है, कॉपर तो इलेक्ट्रिक वो वायर वगैरह बनाने में, गोल्ड में हम लोग मिक्स कर देते हैं इसको। ठीक है, तांबा, ठीक है, जिसको कि वो मजबूत रहे, ठीक, जिसे हम गोल्ड में मिक्स कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में हम इसे यूज करते हैं, तांबा वगैरह बोलते हैं ना जिसे हिंदी में, समझ गए ना, तांबा आपने देखा होगा इसलिए। द कॉपर डिपॉजिट मेनली अकर इन सिंगूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। माइनर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर आर in Agni-Gundala in Guntur district, Andhra Pradesh, चित्रदुर्गा एंड हसन डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका एंड साउथ एक्रोड डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया एंड कर्नाटका, ये माइनर प्रोड्यूसर हो गए। और राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमें इनके थोड़े से मेजर डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप अलवर आपने देखा, ठीक है, ये राजस्थान में, ये क्या, ये इसके मेजर प्रोड्यूसर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कर्नाटका वगैरह में क्या है, कर्नाटक वगैरह में ये माइनर प्रोड्यूसर है। यहाँ पे छोटे छोटे तो यहाँ पे इन्होंने मार्क एनसीईआरटी ने वैसे भी नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, क्लियर है। तो इसी के साथ में क्या होता है, इसी के साथ में हमारा जो नॉन फेरस मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मैप वर्क आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। हमें नॉन मेटालिक मिनरल्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। उसमें भी मैका को हम, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, मैका का डिस्ट्रीब्यूशन हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, सो among the non-metallic mineral produced in India, mica is the most important one. The other mineral extracted from local consumption are limestone, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट। ठीक है, माइका सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, और जो अदर जो मिनरल्स है वो लाइमस्टोन्स है, फॉस्फेट्स वगैरह ये सारे हैं। ठीक, मैप वर्क आपको मिलेगा। मैप वर्क आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरा ज्योग्राफी का मैप वर्क आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो मैप वर्क के लिए आप कोई भी घबराएंगे नहीं, मैप वर्क आपको एक वीडियो में अच्छे से मिलेगा। और सीबीएसई कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज बताने की जवाबदारी मेरी है। तो आप मैप वर्क को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहे। ठीक है, माइका इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स व्हिच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। माइका का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। छोटी छोटी शीट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है ना, वो शीट्स आपने देखा वो फ्लेक्सिबल और टफ। ठीक है, सो माइका किसके लिए, माइका जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइका इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, फॉलोड बाय तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा झारखंड में, एंड देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, और फिर उसके बाद में मतलब इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया कि सबसे ज्यादा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट है। In Jharkhand, high quality mica is obtained in a belt extending over a distance of about 150 km in a length and about 200 km in a width in lower हजीराबाग प्लेट्यू। जो लोअर हजीराबाग प्लेट्यू है झारखंड में, वहां पे इस 150 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, वहां पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें
वहां पे आपको क्या मिलता है, वहां पे हमें माइका मिलता है। तो झारखंड का ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और आपको ये हजीराबाग प्लेट्यू हमें मैप पे मार्क करना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे मिलता है। तो ये जब हम मैप वर्क करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। कुछ कुछ चीजें देखो आपको याद करनी पड़ेगी कि मान लो कोई राइट अ शॉर्ट नोट आ गया माइका पे लिखने के लिए, तो आपको ये पहला वाला पॉइंट की यहाँ पे यूज होता है, दूसरा वाला पॉइंट की झारखंड में ये है। तो कम से कम आपको 2-3 पॉइंट पता है, हर चीज के याद रहने चाहिए। कुछ कुछ जगह आपको देखो यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। क्लियर है? इन आंध्र प्रदेश नेलोर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइका। इन राजस्थान माइका बेल्ट एक्सटेंड अबाउट 320 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर टू भिलवाड़ा एंड अराउंड उदयपुर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में और वहां पे कहां पे मिलता है, राजस्थान में हम लोग देखते हैं जयपुर से भिलवाड़ा और भिलवाड़ा से ऐसे उदयपुर। एक ये जो बेल्ट है 320 किलोमीटर का, इस 320 किलोमीटर के बेल्ट पे हमें माइका का अच्छा खासा देखने को मिलता है। माइका डिपॉजिट ऑल्सो अकर इन मैसूर एंड हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कोयम्बटूर, तिरुचिपल्ली, मदुराई एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ठीक है, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है। तो माइका का यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को इन जगह पे मिलता है। माइका हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज के लिए माइका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैप वर्क पे करवा दिया जाएगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहेंगे। आपको मैप वर्क का एक वीडियो में और इतना अच्छा मिलेगा कि आप भी तारीफ करोगे, वाह सर बहुत अच्छे से मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। मिनरल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, एनर्जी क्यों जरूरी, एनर्जी बिजली, ठीक है क्यों जरूरी, क्योंकि सारे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्यों जरूरी, सारे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इस पे डिपेंडेंट है, चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, सारी चीजें किस पे, सारी चीजें एनर्जी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लाइक पेट्रोलियम हो गया आपका, हम ये कोल वाला देख लें जिससे बिजली बन रही है, तो ये सारी चीजें, बिना पेट्रोलियम की गाड़ी चला लोगे। ठीक है, तो जो एनर्जी वाला जो सेक्टर है वो एनर्जी सेक्टर पे बहुत सारे सेक्टर डिपेंडेंट है। एनर्जी मतलब ये नहीं कि ग्लूकोज पिया और आपने पी लिया जो आपको एनर्जी मिल गई, वो एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनर्जी के दूसरे सेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम कहें तो जितने भी हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं ये सारी चीजें एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं। ठीक, minerals fuels like coal, petroleum, natural gas also known as fossil fuel, nuclear energy minerals are the conventional source of energy। जितने भी कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, दे आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी। अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये न्यूक्लियर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल में आजकल आने लग गया है, क्योंकि ये बेसिकली क्लीन भी होता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की ताकि ये एनसीईआरटी की कुछ कुछ चीजें कई बार इधर उधर हो जाती है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग कन्वेंशनल में नहीं पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियर एनर्जी को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो ये फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कैसे बने हैं, लाइक कैसे बनते ये लोग, लाइक एक समय पे, बहुत समय पे एक पेड़ वहां पे गिर गया, या कोई भी हम लोग देख रहे जानवर वगैरह कोई मर गया, तो वहां पे बहुत समय तक वो रखा रहा, उनके वो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली वहां पे वो ऑयल बन जाता है, कुछ भी जो हम लोग कहते हैं वो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक रूप ले लेता है वहां पे। ठीक है, These conventional sources are exhaustible resources। ये जो conventional source of energy है, चाहे कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, ठीक है, ये एक ना एक दिन इनको खत्म होना है, ये बात निश्चिंत है, एक ना एक दिन इनको खत्म होना और ये चीज निश्चिंत है। क्लियर है? अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, हम सबसे पहले कोल को समझेंगे। Coal is one of the important minerals which is mainly used in generation of thermal power and smelting of iron ore। ठीक है, कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्मल पावर प्लांट में कोल की आवश्यकता पड़ती है बिजली का उपयोग करने, एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, वो ब्लास्ट फ्रेगमेंट से आयरन ओर में है ना, वो ब्लास्ट फ्रेगमेंट से आयरन वो बनाते हैं, वो आपने देखा होगा, तो वहां पे भी कोल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, कोल अकर इन रॉक सीक्वेंस मेनली ऑफ 2 जियोलॉजिकल एजेस नेमली गोंडवाना एंड टेरिटरी डिपॉजिट। कोल जो है वो अलग अलग रॉक सीक्वेंस में हमें देखने को मिलता है, जैसे गोंडवाना और टेरिटरी डिपॉजिट। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया है। लाइक जो 200 मिलियन ईयर्स अगो है, मतलब जो सबसे पुराना है वो है गोंडवाना, और ये 55 मिलियन अगो जो है वो क्या है, वो है टर्शियरी डिपॉजिट। ठीक है, सो इनका क्लासिफिकेशन ओवर द एजेस, गोंडवाना पुराना है तो गोंडवाना की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और टर्जरी थोड़ा सा नया है, नया इन द सेंस इतना भी नया नहीं है, लेकिन गोंडवाना की कंपैरिजन में नया है। ये 200 मिलियन ईयर्स अगो, और ये
55 मिलियन ईयर्स अगो। सो गोंडवाना पुराना है तो इसकी कीमत ज्यादा है, टर्जरी हम देखें तो बेसिकली हम इसे थोड़ा सा नया कहते हैं। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। देन तो कोल हमें इन दो तरीके की रॉक्स में हमें देखने को मिलता है कि एक तो गोंडवाना रॉक में कुछ अलग तरीके का हमें कोल्स मिलेगा, टर्जरी डिपॉजिट्स में हमें कुछ अलग तरीके का कोल मिलेगा। ठीक, about 80% of the coal deposit in India is bituminous type and it is of known cooking grade। ठीक है, the most important Gondwana coal fields of India are located in Damodar Valley। अब यहाँ पे क्या है कि 80% जो कोल है वो नॉन कुकिंग ग्रेड का है और जो मेजर जो कोल फील्ड्स है इंडिया में वो दामोदर वैली में लोकेटेड है। They lie in the Jharkhand Bengal coal belt and the important coal fields in the region are रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में, झारिया, बोकारो, गिरदिट एंड करणपुरा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जितनी भी है ये कोल माइंस है, ये कोल फील्ड्स है, ये जितने भी आपको ये जो एरो बना है ना, ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी कोल फील्ड्स है, ये सारी आपकी कोल फील्ड्स है। और यहाँ पे ये जैसे ये रानीगंज, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कोल माइंस, यहाँ पे कोल माइंस है और ये जितनी भी है ये कोल फील्ड्स है। ठीक है, तो इन कोल फील्ड्स में क्या है, जैसे ये कोल फील्ड है, इन कोल फील्ड में छोटी छोटी कहीं कहीं कोल माइंस है, यहाँ पे कोल माइंस है। ठीक, ये एक कोल फील्ड है, ये एक कोल फील्ड है, यहाँ पे एक कोल फील्ड है, यहाँ पे एक फील्ड है और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे कोल माइंस भी है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। इनको हम लोकेट करेंगे, बिल्कुल आपका मैप वर्क रहेगा, आप मैप वर्क से एकदम निश्चिंत हो जाए। आपको मैप वर्क ऐसा करवाया जाएगा कि आप भी ध्यान रखेंगे। मैप वर्क हम करेंगे, साथ साथ में सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको वो भी बताते चलूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, झारिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज। ठीक है, झारिया सबसे बड़ी कोल फील्ड है, उसके बाद में रानीगंज है जो कि वेस्ट बंगाल में है। द अदर रिवर वैलीज एसोसिएटेड विद द कोल आर गोदावरी, महानदी एंड सोन। ठीक है, गोदावरी, महानदी एंड सोन, यहाँ पे है कुछ गोदावरी, यहाँ पे उड़ीसा के आसपास में महानदी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक थोड़े थोड़े यहाँ पे भी कोल फील्ड्स हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, The most important coal mining centers are Singrauli in Madhya Pradesh, parts of Singrauli coalfield lies in Uttar Pradesh, कोरबाइन छत्तीसगढ़, तेलचर, रामपुर इन ओडिशा। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर कुछ महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोल फील्ड्स है, तो ये थोड़ा सा ये है एकदम मध्य प्रदेश में, लेकिन ये इसका थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम और कोल फील्ड्स देखते हैं। ठीक, देन टर्जरी कोल्स, अब बारी है टर्जरी कोल्स की। अब तक हमने गोंडवाना कोल्स, हमने गोंडवाना रॉक्स जो है वहां पे जो कोल्स है हमने वो देखा। अब जो नए वाले हैं ये जो टर्जरी कोल्स है इनको हम समझते हैं। ठीक है, टर्जरी कोल्स अकर इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दारनगिरी, चेरापूंजी, म्यूलिंग एंड लैंगरिंग, मेघालय, जयपुर, नजीरा इन अपर आसाम, Namchik, Nampuk, Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Beside the brown coal or ignite occur in the coastal areas of पुडुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आसाम वाला ये वाला जो थोड़ा सा रीजन है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें कौन सी कोल देखने के, यहाँ पे हमें टर्जरी डिपॉजिट, टर्जरी कोल देखने को मिल रहा है। और कुछ ब्राउन कोल्स भी आते हैं, तो वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो हमें यहाँ पुडुचेरी और यह तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, ये वाली चीज समझ में आई आपको। गोंडवाना और टर्जरी डिपॉजिट का ये वाली चीज समझ में आ गई कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक, नाउ अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। ठीक है, ये पेट्रोलियम कहां कहां पे पाया जाता है, पेट्रोलियम के क्या क्या यूजेस हैं। Crude petroleum consists of hydrocarbon of liquid and gaseous state varying in chemical composition, color and specific gravity. It is an essential source of energy for all internal combustion engines in automobile, railway and aircraft. देखो पेट्रोलियम जो है वो एक क्रूड फॉर्म में सबसे पहले पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आप पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल देख रहे हो वो आपको मिलेगा। हम जैसे समुद्र वगैरह के अंदर से जो यहाँ पे जो रहता है वो कैसा, हमें वो काला कलर का एकदम क्रूड ऑयल, एक मोटा रहता है थोड़ा सा और काले रंग का रहता है, वो क्रूड ऑयल रहता है और उसको हम साफ कर करके हम उसे पेट्रोलियम का रूप बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आई कि समुद्र से हम वैसा ऑयल नहीं निकाल रहे, हम एकदम पेट्रोल और
डीजल नहीं निकाल रहे, हमें काले रूप में, काला कलर का और एक गाढ़ा गाढ़ा सा एक मोटा मोटा सा वो क्रूड ऑयल रहता है और इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज और बहुत सारी चीजें रहती है, उसको प्योर करके हम पेट्रोल बनाते हैं। अब ये जो पेट्रोल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे अगर हम इंटरनल कंबंशन मतलब जो इंजन वगैरह रहते, गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, इन सब के उसमें काम में आता है। Its numerous byproducts are processed in petrochemical industry such as fertilizers, synthetic rubber, synthetic fiber, medicines, vaselines, lubricants, wax, soap and cosmetics। अब ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से देखो भैया बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। क्रूड ऑयल से वैसलीन बन रहा, क्रूड ऑयल से मेडिसिन बन रही, क्रूड ऑयल से फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें बन रही। तो सिर्फ ऑयल से ऐसा नहीं कि हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल डाल दिया बस वो है, ठीक है। ये इतने सारे जो प्रोडक्ट्स है, इतने सारे प्रोडक्ट्स किससे बन रहे हैं? इतने सारे प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल से बन रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो काले रंग का होता है, जो गाढ़ा गाढ़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसको साफ करके और उससे इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टर्जरी पीरियड, ठीक है। तो क्रूड पेट्रोलियम्स कहाँ हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को ज्यादातर मिलता है? ये यहाँ पे कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, इनको हम जरा थोड़ी देर से समझते हैं, ठीक है। Oil exploration and production was systematically taken up after the Oil and Natural Gas Commission was set up in 1956, ठीक है। Oil and Natural Gas Commission सेटअप किया गया था 1956 में, जिसे कि हम ONGC कहते हैं, ठीक है। Till then, Digboi in Assam was the only oil producing region, but the scenario changed in 1956। पहले ये जो दिग्बोई है आसाम में, ये एक तो ओल्डेस्ट है, यहाँ पे ओल्डेस्ट ऑयल वाला रीजन कहते हैं हम इसे। पहले यहीं से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता था, यही एक क्रूड ऑयल का जरिया था। लेकिन ओएनजीसी के आने के बाद वो लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऑयल है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, उनका एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है, ठीक। Then in recent year, new oil deposits have been found at extreme western and eastern parts of the country। हमारी कंट्री में वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट्स में हमने देखा है कि और बहुत सारे ऑयल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिले। इन आसाम, दिग्बोई, नाहरकटिया एंड मोरान आर द इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज। नाहरकटिया, दिग्बोई, अगर हम आसाम में देखें तो यहाँ पे ये जो दिग्बोई है और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन्हें हम कह सकते हैं। The major oil fields of Gujarat are अंकलेश्वर, कालोल, देन कसोम्बा, नवागम। ये जो सारे हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे गुजरात के मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर है। यहाँ पे और भी है लाइक जामनगर और इतने भी है। यहाँ पे हमें गुजरात में बहुत सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम मैप में ऑलरेडी मार्क कर लेंगे, ठीक है, ठीक। द मेजर ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Then next क्या है? मुंबई हाई, which is 160 kilometer of Mumbai, was discovered in 1973 and production commenced in 1976. Oil and natural gas have been found in exploratory wells in Krishna and गोदावरी एंड कावेरी बेसिन एट द ईस्ट कोस्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो मुंबई हाई है, यहाँ पे है मुंबई हाई, ठीक है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पे मुंबई हाई यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समुद्र के नीचे से हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल हम लोग ले रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें के बारे में बताया? यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनके जो ईस्ट कोस्ट पे मतलब इस साइड पे हमें ऑयल डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनके बेसिन्स में, इनके डेल्टाज में हमें देखने को यहाँ पे ईस्ट साइड में देखने को मिल रहा है इन रिवर्स के, ठीक। ये वाली चीज क्लियर हुई। देन यहाँ पे क्या है? oil extracted from the well is crude oil and contains many impurities. It cannot be used directly, it needs to be refined। वही वाली बात है कि जो ऑयल जो हम लोग निकालते हैं वो क्रूड ऑयल होता है, उसमें बहुत सारी impurities होती है, हम उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसको क्या करना पड़ता है? उसको हमें सबसे पहले रिफाइन करना होता है, उसे हमें सबसे पहले रिफाइन करना होता है। There are two types of refineries in India, field based and market based। दो तरह की रिफाइनरीज हैं इंडिया में। अब जो क्रूड ऑयल है उसको हम रिफाइन कैसे करेंगे, उसको हम पेट्रोल या दूसरे सामान में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अलग अलग तरीके की रिफाइनरीज उन इम्प्योरिटीज को कैसे साफ करेंगे। एक होता है फील्ड बेस्ड। फील्ड बेस्ड मतलब क्या है कि अगर हमने
वहीं पे अगर ऑयल की वहीं पे अगर जैसे मान लो जैसे दिग्बोई है, तो दिग्बोई एक फील्ड बेस्ड का एग्जांपल है, तो मतलब वहां से हम लोग क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं और वहीं पे ऑयल रिफाइनरी उसी के पास में सेटअप कर दी, तो मतलब क्रूड ऑयल निकाला और तुरंत उसको रिफाइन करके यूज में ले लिया। और जो मार्केट बेस्ड है, मार्केट बेस्ड में क्या है कि आपने ऑयल यहां से निकाला, मान लो आपने ऑयल यहां से निकाला और फिर पाइपलाइन के थ्रू आप इसे रिफाइनरी तक पहुंचा रहे हैं और रिफाइनरी में से प्योर करके फिर आगे सप्लाई किया जा रहा है। तो ये मार्केट बेस्ड हो गया। और फील्ड बेस्ड में यह है कि आपने वहीं के वहीं पे आपने वहीं से ऑयल निकाला और वहीं पे उसे रिफाइन करके और आगे आपने उसे यूज पे काम पे ले लिया। सो दिग्बोई इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड एंड बरौनी इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। ठीक है, देन ये मैप थोड़ा सा अभी हमें समझेंगे, थोड़ा सा बाद में आते हैं। ठीक, नेचुरल गैस। The Gas Authority of India Limited was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport market natural gas। ठीक है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप की गई थी ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस करने के लिए। इट इज ऑब्टेन्ड along with oil in oil field, but exclusive reserve has also been located along the eastern coast as well as Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Tripura, Rajasthan, offshore wells in Gujarat and Maharashtra। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे पेट्रोलियम ऑयल वगैरह जो क्रूड ऑयल है, मैंने आपको बताया कि कुछ हमें क्रूड ऑयल कैसे मिल जाता है। मान लो कि कोई पेड़ वगैरह गिर गया, पेड़ वगैरह यहाँ पे पड़ा है, बहुत साल से पड़ा है, तो वो अल्टीमेटली ऑयल में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, वो ऑयल में कन्वर्ट होते गया, तो यहाँ पे ये क्रूड ऑयल आ गया, ये क्रूड ऑयल है, यहाँ पे हमें क्रूड ऑयल हमने देखा। अब नीचे से हमेशा कन्वेक्शन करंट्स, मतलब हीट आती है ना, आपने पढ़ा है ना, नीचे से हमेशा कन्वेक्शन करंट्स रहते, तो जब ये हीट आती है तो ये जो ऑयल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो ऑयल है ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं पे हमें, जहां पे हमें क्रूड ऑयल है वहीं पे हमें क्या, वहीं पे हमें नेचुरल गैस भी मिल जाती है। ठीक है, वहां पे हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। तो जहां जहां ऑयल रिफाइनरीज है अधिकतर देखा जाता है कि वहां पे हमें नेचुरल गैस भी मिल जाती है, तो हम लोग नेचुरल गैस अलग पाइपलाइंस के उसके थ्रू ले लेते हैं और ऑयल को अलग से ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। और कुछ जगह पे ये होता है कि कन्वेक्शन करंट हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये पूरा जो ऑयल है, ये पूरा ऑयल गैस में कन्वर्ट हो गया। ये जो पूरा ऑयल है ये हीट के कारण नीचे से ये पूरा ऑयल गैस में कन्वर्ट हो गया। तो किसी किसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमें नेचुरल गैस मिलती है, कुछ कुछ जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह पे हमें ऑयल और नेचुरल गैस दोनों मिलते हैं, और कुछ जगह पे हमें सिर्फ नेचुरल गैस ही देखने को मिलती है। क्लियर है, ये वाली पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझाया गया था जो अभी यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पे मुंबई ऑफशोर, यहाँ पे ये दिग्बोई है, यहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज और वो मार्क किए हुए हैं, तो उन्हें हम मैप में जब हम लोग करेंगे तब हम उन्हें प्लॉट कर लेंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या है, ये बेसिकली कुछ नए सोर्सेज हैं, नए हैं और रिन्यूएबल मतलब क्लीन सोर्सेज है। जैसे एनर्जी हम कहाँ से, सूर्य है ना, देन कहाँ से ले सकते हैं हम, एक तो हमारे हो गए, ठीक है, सूरज ज्यादा हो गए हैं, हवा के सहारे, हाइड्रोथर्मल, बायोमास, बहुत सारे सोर्सेज है जिन्हें कि हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। न्यूक्लियर वाला है, ठीक है, न्यूक्लियर वाला भी हमें देखना है। सो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी यूज एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये जो अगर हम लोग देखते हैं कोल पेट्रोलियम, अगर हम देखें न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, अगर हम कोल पेट्रोलियम और ये सारी चीजें देखें तो ये एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल्स को एक तरीके से यूज करते हैं। एक दिन कोल खत्म हो जाएगा, एक दिन पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें एक ना एक दिन बिल्कुल खत्म होनी ही होनी है। लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज आर द ओनली रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रोथर्मल एंड बायोमास। लेकिन कुछ एनर्जी सोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि सस्टेनेबल है, जो कि सालों साल से चले आ रहे हैं और जो कि कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे वही सूरज दादा की एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, हम हमेशा उसमें बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। हवा हमेशा चलेगी, हम विंडमिल के थ्रू एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ वेस्ट हमेशा जनरेट होगा, तो वेस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट के थ्रू हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ सस्टेनेबल सोर्सेज हैं, कुछ सस्टेनेबल सोर्सेज है जिनका खत्म होने का हमें डर नहीं है और जो कि इको फ्रेंडली है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक, these energy sources are more equitably distributed and environmental friendly. The non-conventional energy sources will provide more sustained, eco-friendly, cheaper energy after the initial cost is taken care of. अब ये जो non-conventional source of energy है, इनमें एक बार के लिए तो रुपए लगता है। अगर आपने मान लो सोलर प्लेट लगाई है तो एक बार के लिए इन प्लेट का कॉस्ट तो आएगा, आपको अच्छा आएगा, लेकिन एक बार ये प्लेट इंस्टॉल होने के बाद में आपका जो खर्चा है वो कम आएगा। वहीं अगर हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज में देखें तो ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेज में
नॉन कन्वेंशनल के मुकाबले कम रुपए लग रहे हैं, लेकिन उसमें बार बार लग रहे हैं ना, बार बार कोल लेना पड़ेगा, बार बार पेट्रोलियम लेना पड़ेगा। हम थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं तो इसलिए कम रुपए लग रहे हैं। और इनमें क्या होता है, अब विंडमिल इंस्टॉलेशन में बहुत ज्यादा रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो रुपए एक बार खर्च होते हैं, उसके बाद में उसे मेंटेन वगैरह करने में इतना ज्यादा खर्चा नहीं, तो एक बार का खर्चा है, उसके बाद में खर्चा इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज को हम समझेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी हैज इमर्ज एज अ वाइबल सोर्स इन रीसेंट टाइम्स। इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर एनर्जी एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं आज के टाइम में न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल है। हर देश, सारे देश न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। अब न्यूक्लियर एनर्जी दो मिनरल्स पे बेस्ड है। न्यूक्लियर एनर्जी दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स पे बेस्ड है, वो है यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, इन दोनों का होना आवश्यक है अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी से आपको अगर बिजली बनाना करना है तो। ठीक, uranium deposit occur in Dharwar rocks. Geographically, uranium ores are occurs to in several location among the Singum copper belt. ठीक है, ये जो सिंगुम कॉपर बेल्ट है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें यूरेनियम देखने को मिलता है। सिंगुम कॉपर बेल्ट मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कौन से स्टेट में है। ठीक है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन जगह पे और हमें यूरेनियम देखने को मिलता है, चाहे उदयपुर हो, अलवर हो। यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें और यूरेनियम देखने को मिलता है। थोरियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम मोनाजाइट एंड लिमनाइट इन द बीच सैंड्स along the coast of केरला एंड तमिलनाडु। अब जो थोरियम है वो कहां मिलता है, वो कोस्ट में मिल रहा है हमें, केरला और तमिलनाडु की। ठीक है, वर्ल्ड रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट अकर इन पालक्काड एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर डेल्टा इन ओडिशा। ठीक है, तो जो रिचेस्ट मोनोजाइड है, रिचेस्ट मोनोजाइड मतलब जो वर्ल्ड का एकदम जो प्रीशियस मोनोजाइड है वो इंडिया में है, बिल्कुल है, केरला में है, वो केरला की कोस्ट में कोलकम डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ विशाखापट्टनम और महानदी में भी, ओडिशा में भी देखने को मिलता है। ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के टर्म्स में। ओडिशा में हमें जब हम लोग मैप वर्क करेंगे इस चैप्टर का होने के बाद में, तो ओडिशा में आपको बहुत सारी चीजें मार्क करनी है। ओडिशा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। ठीक है, now Atomic Energy Commission was established in 1948. Progress could be made only after the establishment of Atomic Energy Institute at Trombay in 1954. अब देखो, विच वॉज रीनेम्ड एज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967। एटॉमिक एनर्जी कमीशन सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था 1948 में स्टैब्लिश किया था, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को मैनेज करना, इनको रेगुलेट करना, सारी चीजें करना। न्यूक्लियर एक बहुत ज्यादा एक तरीके से देखे तो खतरा भी है ना, तो उसे आपको मैनेज भी करना है। और फिर इंटरनेशनल एरिना में आप लोग रह रहे हैं तो एनर्जी, आप लोग न्यूक्लियर को सिर्फ एनर्जी के पर्पज पे यूज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप उसे हथियार अफजार बनाने लगे। तो बहुत सारा एक इंटरनेशनल डोमेन, एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी होता है। तो ये बॉडी बनाई गई न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये 1948 में बनाई गई। और इनका एस्टैब्लिशमेंट का बेसिकली पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि ये थोड़ा सा जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका कहाँ प्लांट होना चाहिए, इसे थोड़ा सा रेगुलेट करना। और इस बॉडी के आने के बाद में क्या हुआ, चीजें थोड़ी सी और सिस्टमैटिक होने लग गई। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे, इट वाज रीनेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967। ट्रॉम्बे बॉम्बे के पास में। ठीक है, एंड देन उसको क्या नाम चेंज करके बाद में क्या कर दिया इस इंस्टीट्यूट का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इसका 1967 में नाम चेंज कर दिया गया। अब इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स कहां पे, तारापुर महाराष्ट्र जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तारापुर महाराष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। देन रवतभट्टा नियर कोटा राजस्थान, कल्पापम तमिलनाडु, ठीक है, देन उत्तर प्रदेश, देन गुजरात, ठीक है, काकरप्पा इन गुजरात, ठीक है, कर्नाटका में भी है, कायगा इन कर्नाटका। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग एक बार मैप पे मार्क कर लेंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग आपका मैप वर्क करने ही वाले हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन वो तारापुर है महाराष्ट्र का। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब बारी आती है सोलर एनर्जी की। ठीक है, अब हम सोलर एनर्जी को समझ लेते हैं। सनरेज आर टैप्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी। द टू इफेक्टिव प्रोसेस कंसिडर्ड टू बी वेरी इफेक्टिव
to tap solar energy are photovoltaic and solar thermal technology। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो आप प्लेट्स वगैरह देख रहे हो, इन प्लेट्स में ये जो सनरेज है इनको टैप कर लिया जाता है, इनको रोक लिया जाता है, और फिर इन यहाँ पे जो सनरेज जो यहाँ पे टैप हो जाती है उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे एनर्जी का प्रयोग करते हैं। सूरज की किरणें हमेशा मिलेगी, सूरज दादा हमेशा उगेंगे, किरणें यहाँ पे आएगी, इनको हम इन प्लेट्स पे टैप कर लेंगे और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये एवरग्रीन इलाज है कि नहीं, बिल्कुल एवरग्रीन इलाज है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देन सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी हैज सम रिलेटिव एडवांटेजेस ओवर ऑल अदर non-renewable energy sources. It is a cost competitive, environment friendly and easy to construct. अब ये जो सोलर एनर्जी जो है इसका एडवांटेज है जो और भी अदर लाइक विंड को देख लो या हम न्यूक्लियर वाले को देख लो, क्योंकि न्यूक्लियर में भी क्या है, बहुत सेंसिटिव होते हैं उनके रिएक्टर्स वगैरह। ठीक है, वो कहीं गिर ना जाए, कोई मतलब न्यूक्लियर का एक दाना भी मतलब ऐसा रहता है, एक बूंद भी वो नहीं गिर जाए, तो क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत संभाल के रखना पड़ता है। अब अगर हम सोलर प्लेट्स वगैरह को देखिए तो इनमें इतने ज्यादा रुपए भी नहीं लगते, न्यूक्लियर प्लांट में तो हमें बहुत ज्यादा रुपए लगते हैं, लेकिन अगर हम सोलर प्लेट में देखें तो रुपए लगते लेकिन इतने ज्यादा नहीं लगते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कुछ नहीं है, लाइफ टाइम तक हमें बिजली मिलती रहेगी। ठीक है, बस एक बार प्लेट इंस्टॉल कर दो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, न्यूक्लियर वाले में भी कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा ही देता है। सोलर एनर्जी 7% मोर इफेक्टिव देन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट एंड 10% मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर प्लांट। चाहे न्यूक्लियर ले लो चाहे ऑयल एंड पेट्रोलियम ले लो, सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव इनमें सोलर एनर्जी है। इट इज जनरली यूज मोर अप्लायंसेज इन हीटर, क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स एक्सेट्रा। अच्छा, कुछ जो आप लोग अप्लायंसेज भी देखते होंगे वो लोग भी सोलर एनर्जी से चल जाते हैं, लाइक कुकर वगैरह है ना, वो लोग भी कुछ अप्लायंसेज ऐसे होते हैं, ड्रायर्स वगैरह, जो कि डायरेक्ट सोलर एनर्जी से चल जाते हैं। एक तो वो हम लोग सोलर एनर्जी का एक तो वो यूज होता है कि कुछ अप्लायंसेज डायरेक्टली सूरज की किरणों से चल जाते हैं एंड देन हमारे घर में बिजली भी आ सकती है। The western part of India has greater potential for development of solar energy in गुजरात एंड राजस्थान। जो गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे वैसे भी कच्छ वगैरह, रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे वैसे भी थार डेजर्ट है आपका, तो यहाँ पे वैसे भी सूरज की किरणें बहुत ज्यादा होती है, बिजली की समस्या भी दूर हो जाएगी, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। ठीक है, क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब बारी आती है विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये विंड एनर्जी है, ये भी एक परमानेंट सोर्स है, हवा के जरिए यहाँ पे नीचे वो रहता, हवा के जरिए यहाँ पे जो एनर्जी आती है उसको हम बिजली में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई, और ये भी लाइफ टाइम हमारे पास रहने वाला, क्योंकि हवा तो हमेशा चलेगी ना, मतलब ये भी एक हम लोग देखें तो लॉन्ग रन में चलने वाली एनर्जी है। द परमानेंट विंड सिस्टम, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड द सीजनल विंड्स लाइक मॉनसून हैव यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपने अलग अलग विंड सिस्टम पढ़े, मॉनसून विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये आपने क्लास 11th में पढ़े। तो ये विंड्स क्या है, ये विंड्स के सहारे ये जो विंड एनर्जी अच्छा खासा काम कर सकती है। ठीक है, बिसाइड दीज लोकल विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज कैन आल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड जनरेटिंग द विंड एनर्जी इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। फेवरेबल कंडीशन फॉर विंड एनर्जी एग्जिस्ट। इंडिया ने विंड एनर्जी पे काम करना शुरू कर दिया है, और राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देन टाइडल एंड वेव एनर्जी। अब टाइडल एंड वेव एनर्जी मतलब ओशन, पानी के अंदर भी तो हम लोग देख रहे हैं, आपने डैम्स वगैरह देखे। ठीक है, पानी से भी तो हम लोग एनर्जी बन जाती है। ठीक है, ओशंस में भी हम लोग देख रहे हैं कि इन वेव्स इन टाइड्स में एनर्जी होती है, इसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओशन करेंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इन्फाइनाइट एनर्जी। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 17th and 18th century, persistent efforts were made to create a more efficient energy system from ceaseless tidal wave and ocean currents। ठीक है, जो टाइडल वेव्स, जो ऐसे ऊपर जो वेव्स आती है, उन टाइडल वेव्स में बहुत एनर्जी आती है, तो उन वेव्स से क्या करना है, उन वेव्स से हमको एनर्जी बना लेनी है। ठीक है, वहां पे भी बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ओशनिक करंट्स मतलब जो समुद्र में जो पानी बह रहा है वो। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें एनर्जी है, अब इस एनर्जी को कन्वर्ट करने की बात की गई है।
ठीक है। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, हेंस इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी अलोंग द कोस्ट, बट फार दीज हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ठीक है, इंडिया में अगर आपने देखा होगा तो ओशन, हमारी जो ओशनिक बाउंड्री है वो अच्छी खासी है, जिसमें वेस्टर्न कोस्ट पे तो अच्छे से अभी डेवलपमेंट हुआ भी नहीं, तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है वो इस टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने का, जो कि अभी तक हमने यूटिलाइज नहीं किया है। ठीक है, नाउ बारी आई है जियोथर्मल एनर्जी। अब अर्थ के अंदर भी, तो हम लोग देखते हैं अर्थ के अंदर, आपने जब अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो अर्थ के अंदर भी तो गर्मी होती है, उस गर्मी से भी तो हम बिजली बना सकते हैं, उस गर्मी से भी तो हम लोग एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ कम आउट ऑन द सरफेस, ट्रेमेंडियस हीट इज रिलीज्ड। दिस हीट कैन बी सक्सेसफुली टैप्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अर्थ की यहाँ पे भी अच्छी खासी गर्मी रहती है। अब जब मैंने आपको पेट्रोलियम वाला बताया था, है ना, पेट्रोलियम और गैस वाला नहीं बताया था, नीचे से जब कन्वेंशनल करंट आता है तो पेट्रोलियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अर्थ के अंदर भी गर्मी रहती है। अब ये जो गर्मी हम इसे टैप करके, और ये जो है यहाँ से हमने बिजली बना दी, तो एक ये जियोथर्मल एनर्जी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और एकदम इको फ्रेंडली सोर्स है, जो कि हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चीजें हमें क्या है, खत्म होने का डर है। जैसे कोल और पेट्रोलियम का हमें हमेशा डर है कि कोल एक ना एक दिन खत्म होगा, पेट्रोलियम एक ना एक दिन खत्म होना ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द हॉट वाटर एंड द gushes out through the geyser well is also used in generation of thermal energy. It is popularly known as geothermal energy. ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारी जगह ऐसे, जैसे गर्म पानी है, ठीक है, आपने गर्म पानी के कुंड सुनोगे नॉर्थ इंडिया में, अगर आप लोग वहां जाएंगे, हम लोग अगर गंगा जी वगैरह में भी, पता है बहुत सारी जगह, गंगोत्री वगैरह ऐसी जगह है जहाँ पे एकदम गर्म पानी ही रहता है। ठीक है, उस नदी का एकदम गर्म पानी। तो ये जो हॉट वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर है, ये जो गर्म पानी का ये जो कुंड है, इससे भी हम लोग एनर्जी बना लेते हैं। और ये नॉर्थ इंडिया में जो वहां पे नदियां हैं, वहां पे अच्छा खासा पोटेंशियल है, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक हिमाचल प्रदेश वगैरह में हम लोग ये जो गर्म पानी है इससे हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, now this energy is now considered to be one of the key energy sources which can be developed as an alternative source. The hot spring and the geysers are being used since medieval period. In India, a geothermal plant have been commissioned at Manikaran in Himachal Pradesh. Bioenergy refers to energy derived from ठीक है, ये जो है ये बायो एनर्जी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, ये जो है यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि इंडिया में जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में ये जो मणिकरण जो जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां ये जो गर्म पानी है इससे एनर्जी बनाने का एक ऑलरेडी कमीशनड है, यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। मीडिएवल टाइम्स वगैरह में देख रहे थे आपने, वो गर्म पानी के फुव्वारे वगैरह चलते थे, तो वो लोग उसका आनंद लेते थे। आज के टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी को क्या करना है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, देन बारी आती है यहाँ पे बायो एनर्जी। ठीक है, अब बायो एनर्जी क्या है, बायो एनर्जी मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से हम लोग एनर्जी बना रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन द सेंस कैसे, जो वेस्ट रहता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो घर का कूड़ा कचरा है, ये एक जगह हम डंप करते हैं, उस वेस्ट में ऑलरेडी एनर्जी है, उस वेस्ट को हम खराब क्यों करें। ठीक है, उस वेस्ट से हम लोग एनर्जी बना लेते हैं, उस वेस्ट का कुछ ना कुछ उपयोग तो होना चाहिए। सो बायो एनर्जी इज अ पोटेंशियल सोर्स of energy conversion. It can be converted into electrical energy, heat energy और गैस फॉर कुकिंग। या आपने देखा होगा कि जो काऊ का जो गोबर वगैरह रहता है, ठीक है, उसमें भी एक पोटेंशियल होता है। उसमें आपने ये सुना होगा कि वो सिलेंडर को रिप्लेस कर सकता है, आपने गोबर गैस जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी का काम कर रहा है। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका कि हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट को ही हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ही हमने बायो एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी से हमने बिजली बनाना शुरू कर दिया। इट ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। दिस विल इंप्रूव द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, enhance self reliance and reduce pressure on fuel woods। ठीक है, रूरल इंडिया में वही की जो काऊ का डंक वगैरह रहता है, इन सब से क्या है, इन सब से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। हम लोग इसे खेत में क्या करते हैं, खाद का काम करता है। ठीक है, खेत में खाद का काम भी करता है, तो इनमें बहुत पोटेंशियल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लकड़ी काट के अगर गांव में वो चूल्हा जला रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम लोग बायो एनर्जी को वहां पे
बायो एनर्जी को हम वहां पे प्रमोट कर सकते हैं। तो इससे फ्यूल वुड्स भी बचेगा और साथ साथ में एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। वन ऑफ सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज ओखला इन दिल्ली। एक दिल्ली में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें म्यूनिसिपल वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट, जो ठीक है, जो वहां का जो म्यूनिसिपल वेस्ट जो कचरा कलेक्ट किया जाता है उससे एनर्जी बनाना है, वो दिल्ली में ओखला में चल रहा है। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है, बायो एनर्जी का आएगा तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है खत्म। नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के पर्सपेक्टिव में, तो आप इनको इस तरीके से याद कीजिएगा। ऐसा आ सकता है राइट, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि सोलर एनर्जी पे लिखो, या लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का डिस्टिंग्विश करो, या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन, एक ब्रीफ आप उसे एक्सप्लेन करो। तो ये लॉन्ग आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा होता है समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैसे भी चैप्टर का आखिरी टॉपिक होने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की। कि हमने भैया मिनरल्स के बारे में बात तो कर ली, सबके बारे में बात कर ली, एनर्जीज के बारे में बात कर ली, लेकिन अब उसको बचाएगा कौन? आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, आपने ये देख लिया कि इंडिया में किसके रिसोर्सेज कितने ज्यादा है, कहां कहां स्कैरसिटी है, वो तमाम चीजें हम देख चुके हैं। तो अब बारी आती है इन रिसोर्सेज को बचा के रखने की भी। तो अब हम इसे समझते हैं कि इन रिसोर्सेज को बचाएगा कौन। The challenge of sustainable development require integration of quest for economic development and environmental concern। हमें साथ साथ में देखना होगा। देखो, बिल्कुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें साथ साथ में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी देखने होंगे। डेवलपमेंट करो, बिल्कुल डेवलपमेंट करो, इंडस्ट्रीज लगाओ, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करो, सारी चीजें करो, लेकिन साथ साथ में इन्वायरमेंट को भी देखो कि हम डेवलपमेंट ऐसा करें जो कि हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी फ्रूटफुल हो। आपने ऐसा डेवलपमेंट कर दिया कि एक तो ना ही कोई रिसोर्सेज छोड़े और पूरा पोल्यूशन भरा देश कर दिया, तो फिर आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा? तो डेवलपमेंट करो, बिल्कुल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से करो कि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए फ्रूटफुल हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि सस्टेन रहे लॉन्ग टाइम तक। ठीक, traditional methods of resources use result into generating enormous quantity of waste as well as create other environmental problem. Hence for sustainable development calls for the protection of resources for future generation। अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स में देखें तो ट्रेडिशनल मेथड के डेवलपमेंट में देखें तो बहुत ज्यादा वेस्ट निकल रहा है, हम हमारे इन्वायरमेंट को, हम हमारी मदर अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, रिसोर्सेज हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। और हमें सोचना होगा नए तरीके पे, नया तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है जो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फ्रूटफुल होता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी आर इनएग्जॉस्टेबल इन नेचर। अब भैया हमने बोल दिया कि ट्रेडिशनल मेथड अच्छी नहीं है, तो फिर नई मेथड लेके आओ। नई मेथड क्या है? आपसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए भैया, तुम बता दो, कोई 3-4 कारण बता दो। तो क्या जवाब लिखोगे? तो जवाब लिखोगे कि देखो, एक तो एनर्जीज को रिप्लेस कर दो, कोल, पेट्रोलियम, इनको थोड़ा सा रिप्लेस करो, इन पे डिपेंडेंसी कम करो। हम इन्हें पूरा खत्म नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी डिपेंडेंसी हम उसे तो कम कर सकते हैं। आप बात करो सोलर एनर्जी की, आप बात करो विंड एनर्जी की, आप बात करो जियोथर्मल एनर्जी की, कि एनर्जी प्रोडक्शन का कुछ इस तरीके से होना चाहिए और ये जो रिसोर्सेज हैं ये इनएग्जॉस्टेबल है, ये रिसोर्सेज हमारे पास सालों साल चलने हैं। These should be developed to replace the exhaustible resources। इन रिसोर्सेज पे ध्यान इसलिए देना चाहिए, इन एनर्जीज पे ध्यान इसलिए देना चाहिए ताकि हम लोग रिप्लेस कर पाए जो रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इनको रिप्लेस करना है हमें धीरे धीरे। In case of metallic minerals, use of scrap metals will enable recycling of metals। अब जैसे मेटल्स वगैरह है तो आप इन्हें रिसाइकल करो, ठीक है। अब वो मेटल कोई काम करनी है तो मेटल है, आप उसको रिसाइकल कर दो, तो रिसाइकलिंग पे ध्यान दीजिए। यूज ऑफ स्क्रैप इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल्स लाइक कॉपर, लेड एंड जिंक इन विच इंडियाज रिजर्व आर मीगर।
ठीक है। और आप उन मेटल्स को तो आप उन रिसोर्सेज को तो बार बार रिसाइकल करो जब तक आप कर सकते हो, जहां पे आपको पता है कि हाँ ये तो ऑलरेडी कम है। जैसे अगर हमें पता है कि देश में कॉपर कम है, तो कॉपर का यूज कुछ इस तरीके से करो कि वो आने वाली जनरेशन के लिए फ्रूटफुल हो, और अगर हम उसे रीयूज कर सकते हैं तो उसे रीयूज करो, उसे रिसाइकल करो। यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर स्कैर मेटल में ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजम्पशन। अच्छा, जो रिसोर्सेज हमें लग रहे हैं कि जो खत्म होने की स्थिति में, जो मिनरल्स हमें लग रहे हैं कि जो खत्म होने की स्थिति में है, तो आप उनके सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो कि अच्छा चलो इसकी जगह ये हमें पता है ये देश में कम है, तो एक काम करो इसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढो, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढो जो देश में मिल सकता है, उस सब्स्टिट्यूट पे काम करो, तो जो उस मेटल जो रिसोर्सेज है उसकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्केयर मिनरल मस्ट बी रिड्यूस सो दैट एग्जिस्टिंग रिजर्व में बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड। और ज्यादा एक्सपोर्ट के बारे में मत सोचो, एक्सपोर्ट करो, लेकिन अगर आपको पता है कि ठीक है इसका रिजर्व हमारे पास इतना ही है और हमें इसे आने वाले 100 साल तक फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह है, तो आजकल देश वगैरह क्या करे, इसका कम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो देखने लगे कि हमारे आने वाले 100 साल तक हमारे देश में भी तो होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रेटेजिक मिनरल है, कोई स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है, तो उनका एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा कम कर दो, और कंट्री के अकॉर्डिंग करो। मतलब बहुत ज्यादा है तो कर दो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो हमारे पास रिजर्व है सिर्फ 40 साल या 50 साल या 70 या 80 साल का है, तो फिर उसका एक्सपोर्ट थोड़ा कम करो और उसे अपने देश के लिए बचा के रखो। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि जरूरी थे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के हिसाब से, और इस पे भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि भैया बताओ तुम कैसे कंजर्व करोगे इन मिनरल्स को। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, ये जो कुछ 3-4 टॉपिक है इन पे अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी मैप वर्क तो इससे आना ही है जो कि हम कर ही लेंगे। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या मिल जाएगा, आपको मैप वर्क मिल जाएगा, तो मैप वर्क की चिंता ना करें, खुश हो जाइए, आपका चैप्टर इसी के साथ में होता है समाप्त, मैप वर्क आपको मिल जाएगा। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो इसका सोल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च कीजिए, और जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। सपोज करो मुझे CBSE इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करनी है, तो मैं इंग्लिश मीडियम पे मैंने टच किया, जैसे ही टच करूंगा यहाँ पे मुझे जिस क्लास की पढ़ाई करनी होगी मैं उस क्लास पे जाके क्लिक कर दूंगा। मैं गया क्लास 12 पे मैंने टच किया, क्लास 12 पे टच करने के बाद में क्लास 12 के जितने सब्जेक्ट के वीडियोस हैं वो सभी मुझे स्क्रीन पर नजर आ गए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे गया तो यहाँ मुझे क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आया, ये रहा क्लास 12 का ज्योग्राफी। तो मैं मान लीजिए मैं क्लास 12 के ज्योग्राफी पे मैंने टच किया, वॉच नाउ पे टच कर दिया, तो यहाँ पे क्लास 12 ज्योग्राफी के मुझे वीडियोस दिखेंगे। ये वीडियोस NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक वे में आपको अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने में समस्या जा रही है तो वेबसाइट एक उसका अच्छा सोल्यूशन है, और अगर वेबसाइट से भी नहीं पढ़ना है तो उससे भी अच्छा सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और आप उस ऐप के माध्यम से आप इन सारे वीडियोस को बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैप वर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।